आज से 15-20 साल बाद तुम लोग अपने नमस्ते सर। आई थिंक सर जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते सर, श्री राम सर। नमस्ते मैडम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत अमूल्य समय निकाल कर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर। थैंक यू। सर बस थोड़ा सा समय हाँ चलेगा, लेते हैं हम। 3-4-5 मिनट चलेगी, कोई सवाल जी जी जी। 4 बजे खत्म करना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, टाइम लिमिट आप जितना पढ़ाना चाहें। अच्छा, और थोड़ा आखिरी में 5-10 मिनट कुछ क्वेरी वगैरह भी ले लेंगे। जी बिल्कुल। बताया क्या आंटी ने? वहाँ पे तो पूरा म्यूट था। अच्छा बंद है।
गुड आफ्टरनून सर। हमारे साथ शिवराज सर भी जुड़ चुके हैं और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ आए हैं। और सर आज आप थोड़ा सा बताएंगे जो कोर्स चल रहा है ना डिप्लोमा कोर्स के बारे में, और सर श्री राम सर भी जुड़ चुके हैं तो हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। जी, बहुत खुशी की बात है सर आपको देखना। तो हमें भी जी। यहाँ पे डॉक्टर साहब इसी के बारे में बताता हूँ। आप न्यास से जुड़े हुए हैं और यहाँ का CCS यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को चलाने का पूरा क्रेडिट शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को ही जाता है। इन द ईयर 2017 एक वर्कशॉप की थी हम लोगों ने, एक दिन की, जिसमें राकेश भाटिया जी और अनिल जी आए थे। उसके बाद भाई जी के साथ शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ एक MOU साइन हुआ और 6 मंथली कोर्स हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया। और पहली साल उसमें हमें 30 सीट्स के अगेंस्ट 200 के आसपास एप्लीकेशंस मिले थे। तो इसकी नीड को देखते हुए फिर नेक्स्ट ईयर उस MOU में डिप्लोमा का सिलेबस भी ऐड किया गया, बोर्ड ऑफ स्टडीज हुई और इस समय 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे ये चल रहा है। इसके अलावा CBCS कोर्स में जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आते हैं कुछ कोर्सेज पढ़ने के लिए, उसमें भी वैदिक मैथमेटिक्स का अप्रूवल हमारे यहाँ पे है। और इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डेंस में हम लोगों ने बोर्ड ऑफ स्टडीज जो की है उसमें BSc लेवल पे, हमारे यहाँ BSc में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों की एक एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, और इसमें सर ये समझिए कि लगभग 1100 कॉलेजेस एफिलेट हैं। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 1 लाख के आसपास होंगे। तो उन सारे स्टूडेंट्स को BSc के लेवल पे एज ए माइनर कोर्स हम लोगों ने वैदिक मैथमेटिक्स के सिलेबस को बोर्ड ऑफ स्टडीज से अप्रूव किया है। तो वैदिक मैथमेटिक्स के उस कोर्स को BSc फर्स्ट ईयर में वैदिक अंकगणित, BSc सेकंड ईयर में वैदिक बीजगणित और BSc थर्ड ईयर में वैदिक रेखागणित बच्चे पढ़ेंगे। तो आपका ये कोर्स यहाँ पे पूरी तरह से विकसित है मैं कहूँगा, और बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स में। यूनिवर्सिटी कैंपस में हमें लगभग 10 टाइम्स एप्लीकेशंस मिलते रहे हैं और इन्हीं सारे स्टूडेंट्स के बीच में डॉक्टर सोनिया आपसे रेगुलर कांटेक्ट में है। हमें रिसर्च पोटेंशियल के भी बहुत स्टूडेंट्स मिलते हैं जो MSc मैथमेटिक्स हैं और रिसर्च यहाँ पे करना चाहते हैं। तो आप पॉलिसी मेकर हैं और इस पूरे सब्जेक्ट को चलाए रखने का बहुत बड़ा आपका सहयोग रहा है। वैदिक अंकगणित मेरठ सेंटर के बिहाफ में वैदिक बीजगणित के हम BSc थर्ड ईयर में वैदिक रेखागणित कुछ बच्चे पढ़ेंगे एक सिस्टम। तो आपका ये कोर्स यहाँ पे पूरी तरह से ये बेल्ट मैथमेटिक्स में काफी विकसित है मैं कहूँगा, और पोटेंशियल यहाँ पे होगा तो स्टूडेंट्स में अच्छा क्वालिटी कैंपस में हमें उसके लिए हमें जरूरत है कि वैदिक मैथमेटिक्स में रिसर्च और इन्हीं सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम हो। और डॉक्टर सोनिया आपसे हमारा मैथमेटिक्स में हो, हम इस डायरेक्शन में प्रयास करते हैं के भी बहुत ये कहा जाता है कि आप लोग रूटीन मैथमेटिक्स के वे में रिसर्च यहाँ पे करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को अगर वैदिक मैथमेटिक्स में PhD करना है तो उसका एंट्रेंस भी वैदिक मैथमेटिक्स में हो और उसका कोर्स वर्क भी चलाए रखने का मैथमेटिक्स में हो। इतनी सी अगर योजना बनेगी मेरठ सेंटर में और इस तरह के MOU साइन किए जाएंगे तो कुछ यात्रा और आगे सिस्टम बाकी मैं बहुत खुशी की बात है आपका स्वागत करता हूँ चौधरी चरण सिंह सर को एक मीटिंग में जाना है, लेकिन सर ने 5 से 10 मिनट बोला कि नहीं मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। सर आए हुए हैं आज। एक सिलेक्शन कमेटी चल रही है तो भी मैं इधर इससे जुड़ाऊंगा स्टूडेंट्स को अगर वैदिक मैथमेटिक्स में PhD करना है और उसका कोर्स वर्क चलाए रखने का। और बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं थोड़ा सा सर के बारे में बताना चाहूंगी, श्री राम सर के बारे में, कि सर किस तरह से मतलब काम करते आए हैं। और सर एक मिनट, श्री राम सर बहुत पहले से ही आई थिंक 34 साल तो सर ने अपनी जॉब एक्सपीरियंस
आवाज आ रही है मेरी सर को एक मीटिंग में जाना है, लेकिन सर ने पासेदार MSc मैथ्स और PhD है और सर ने महाराष्ट्र में अमरावती यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है 34 इयर्स लेक्चरशिप, और ये सब सर रिटायर हुए हैं वहाँ से। और साथ ही साथ सर वैदिक मैथमेटिक्स और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स पे काम करते आए हैं। सर ऑल इंडिया कन्वीनर है वैदिक मैथमेटिक्स शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के और चीफ फैकल्टी मेंबर हैं वैदिक मैथमेटिक्स डिवीजन आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर से। सर सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं सर विद्या भारती शिक्षा संस्थान न्यास और न्यू दिल्ली से। श्री राम साथ ही साथ मेंबर हैं सर टीचर एसोसिएशन नागपुर यूनिवर्सिटी में। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो सर के बारे में बताने लगे तो मतलब बताते ही चले जाएं, ऐसे है। और रिसर्च एक्टिविटीज में तो सर हमेशा पार्टिसिपेट करते रहे हैं। सर के बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं अलग अलग जर्नल्स में, स्टैंडर्ड जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में। और सर बहुत सारे वर्कशॉप्स और टॉक्स, इनवाइटेड वेबिनार्स, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और वैदिक मैथमेटिक्स ये मान लीजिए कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो सब सर का ही दिया हुआ है। और सर के लिए मतलब अब आगे सर आप कंटिन्यू करेंगे और आप अपना ज्ञान जो है हमें भी दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और सर डिविजिबिलिटी पर हमें बताएंगे तो टीचर एसोसिएशन मतलब तैयार रहे, इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सर के बारे में मैं आपको तो बताते ही चले जाएं। और रिसर्च एक्टिविटीज में तो थैंक यू सर करते रहे हैं, पब्लिश हो चुके हैं अलग अलग जर्नल्स में, स्टैंडर्ड जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में। और सर बहुत सारे वर्कशॉप्स और टॉक्स, इनवाइटेड वेबिनार्स, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और वैदिक मैथमेटिक्स ये मान लीजिए कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो सब सर का ही दिया हुआ है। और सर के लिए मैडम स्लाइड दिख रही है सर आप कंटिन्यू करेंगे और आप अपना ज्ञान जो है हमें भी दे। और सर हाँ जी सर, मैं यहाँ पे स्लाइड क्लियर नहीं हो पाई है सर। टीचर एसोसिएशन मतलब तैयार रहे, इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सर के बारे में मैंने लगे तो बताते ही चले जाएं। और रिसर्च एक्टिविटीज में तो सर थैंक यू करते रहे हैं, पब्लिश हो चुके हैं अलग अलग जर्नल्स में, स्टैंडर्ड जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में। और सर बहुत सारे वर्कशॉप्स और टॉक्स, इनवाइटेड वेबिनार्स, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और जी सर अब आनी शुरू हो गई। हमें ज्ञान मिल रहा है वो सब सर का ही दिया हुआ है। और सर के लिए सर आप कंटिन्यू करेंगे और आप अपना ज्ञान जो है हमें भी दे। और सर हाँ जी सर, मैं यहाँ पे स्लाइड क्लियर नहीं हो पाई है सर। टीचर एसोसिएशन मतलब तैयार रहे, इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ सर के बारे में मैंने लगे तो बताते रिसर्च एक्टिविटीज में तो सर अभी स्लाइड चली गई है, स्टॉप शेयरिंग हो गया है। एक सेकंड जी सर अब आनी शुरू हो गई। अभी दिख रहा है मैडम? नहीं सर अभी नहीं आया। अभी नहीं हाँ जी सर, मैं यहाँ पे स्लाइड क्लियर नहीं हो पाई। जी सर अब आ गया, लेकिन वो पूरा स्क्रीन ही आ रहा है। वो आपने सर नीचे मिनिमाइज करके रखा होगा ना प्रेजेंटेशन, वो आप क्लिक कीजिए तो आपका ऊपर आ जाएगा। हाँ आ गया ना, अब इसको हाँ स्लाइड चली गई है, स्टॉप शेयरिंग हो गया। एक सेकंड अभी आ गया? यस हाँ नाउ इट्स ओके। जी सर अब आनी शुरू हो गई। यस सर अभी दिख रहा है मैम? आज के सर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं एक अभी हमारे बीच में संजय देशपांडे सर भी जुड़ चुके हैं, तो मैं सर को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर हमारे बीच में हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर। वो आपने सर नीचे मिनिमाइज करके रखा होगा ना प्रेजेंटेशन, वो आप क्लिक कीजिए तो आपको जी सर श्रीराम सर आप कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप शेयरिंग हो गया। अभी आ गया? यस हाँ नाउ इट्स ओके। टू ऑनरेबल डॉक्टर शिवराज
with respect to this divisor. Means how to do? Given a number, say n, whether that number is divisible by 61 or not. That way, many cases are studied and discussed in the chapter. 3 sutras which Swamiji employed. First is a well-known sutra, Ekadikena Purvena, one more than the previous. Second is Lopana Sthapanabhyam, means by elimination or retention. We will be ignoring some part of the integer and retaining the remaining part. That is how this sutra Lopana Sthapanabhyam will be applicable for the divisibility. And the third is a special or a technical word, I can say, Veshtanam. It is translated as by osculation. So the method by which the divisibility is tested is called osculation method or Veshtanam. Veshtanam means a spiral-like situation. So we will be applying a spiral-like steps to test the divisibility. That's why the word that Veshtanam is used as a sutra. Then, please, as I said, it is a Swamiji's contribution. 4 points are there in which the Swamiji's discussion can be summarized. The first point is he defined what he called P and Q type of the osculators. By the word osculator means an integer by which we will perform a process of osculation. That is called a osculator. It is not the osculator from physics, but it is a osculator name related to an integer which we will be using for the process of osculation. Then again, he discussed some interrelations between P-type and Q-type. So this is the first part of the chapter. Then he fixed a criteria for an appropriate osculator. Means amongst the two, P and Q, which will be the appropriate osculator for a given integer. That criteria is set out by Swamiji. Thirdly, he discussed two osculation methods, method 1 and method 2, as we are going to call it. So two processes of osculation by which a given number will be osculated by either P-type or Q-type or a appropriate osculator, and the decision will be made. And the fourth and the most important is the statement of the divisibility test. So what Swamiji said is, first find a osculator for a given M. Second, find an appropriate osculator, of course. Then apply either method 1 or method 2 for osculation. And the third, at the end of the osculation process, if the last osculation result is divisible by given M, say 21. If my last osculation result is 42 and my divisor is 21. So 42 is divided by 21. So Swamiji declares that the given number n will be divisible by 21. That is how the Swamiji has discussed, and we will be going on the same line in our today's discussion. So we begin with evaluation of the P-type and Q-type oscillator by using sutra. Then we will have a formula, general formula for finding P-type, Q-type. Then we will try to prove some relations between P and Q. Then we choose an appropriate oscillator. We call that appropriate oscillator as AM. PM will be P-type oscillator for divisor M. QM will be Q-type oscillator for divisor M. And AM will denote appropriate oscillator. Then we will apply either first or second method and then divisibility criteria. Of course, we are not today, it will not be possible for me to discuss the theoretical part of it. I will only mention what is happening. Sometimes later we may go to the theoretical part of that also. But there are limitations, of course, and Swamiji mentioned that limitations. The first limitation is the discussion is confined to divisor ending in 9, 3, 1 and 7.
So there is no discussion or there is no rule or there is no sutra applied for the divisor, say 65, which ends in 5, or for that matter 76 or 28, means divisor ending in remaining digits 8, 4, 6, 2 and 5. Second part is P and Q type oscillators are evaluated for these divisors 49, 63, 51, 37, and divisibility test is tested for the same. So divisibility criteria which Swamiji said is also limited to divisor of the type which ends in 9, 3, 1 and 7. Now after Swamiji died in 1960, so nearly 60 years has passed. So after this much gap, the Swamiji's technique is extended to cover all the divisors. But again, I today decided to confine to divisors 9, 3, 1 and 7. Later on, we may continue for 6, 2, 8, 4 and 5 in coming sessions. We begin now with the actual discussion. Evaluation of the oscillator. For all M, we choose some integer k greater than 0 and find a multiplication km. How to choose that k is important. When m ends in 9, we will select k equal to 1. For 53, means when it's end in 3, we will choose k equal to 3. For 21, means number ending in 1, we select k equal to 9. And for 87, means number ending in 7, we will select k equal to 7. Why this arrangement is made? Only to get a product km which ends in 9. So for 61, not necessary, 1 is sufficient. When I multiply 53 by 3, I will get a number ending in 9. Same case is with 21 into 9 and 87 into 7. So for all m, whatever m is given, I will select either 1, 3, 9 or 7 so that the product k into m becomes ending in 9. That choice is not difficult at all. By observation we can do. Here, after choosing such k, we will apply the sutra ekadikena purvena. This is for P type of the oscillator. For Q type of the oscillator, we choose k again to have product km ending in 1 now, not in 9. Earlier it was ending in 9. Now my product should end in 9. So for 69, I must select k equal to 9. For 53, multiplied by 7 only ends in 1. So I will select k equal to 7. For 21, 1. And for 87, k equal to 3. And then Lopana Sutra is applied to find the value of Q type of the oscillator, Qm. So as I said, two types. For any m, first step is to select, first step is to see which type of oscillator we want. And then select either 1, 3, 9 or 7. In both cases, numbers are same. But of course, the choice will be different. Because in first case, I need to get a number ending in 9 for PM, and for QM, we need to get a number which ends in 1. And that is how we will be selecting K. We will have some illustrations. For M ending in 9, as I said, K equal to 1. Then P of M will be Ekadikena Purvena of M. Ekadikena Purvena of M or Ekadikena Purvena of Km, because K equal to 1, it is same. What is this Ekadikena Purvena of M is, we ignore 9 and add 1 to previous digit. That is called Ekadikena Purvena. So from the product Km, we will ignore 9 and add 1 to previous digit. For example, P29. So digit is already ending in 9. So I will be selecting 1 for K. So my P29 will become E29, means Ekadika, on which I am applying E. E means Ekadika. Ekadika of 29, and Ekadika of 29 will be ignore 9
add 2 plus 1. That becomes 3. So P type of oscillator, P29 is 3. Now what happens with Q type oscillator? Or similarly for P69, it will be 6 plus 1, 7. What happens with QM? Q type oscillator, M ending in 1. As I said, K should be 9 only because the product must end in 1. So after selecting K equal to 9, I will apply Lopana Sutra for 9M. And what is this Lopana Sutra? Lopana Sutra is simple. Just ignore the unit place digit and retain the remaining digits of the product 9M. For example, Q29 now. I want to get a Q-type oscillator for 29. So I will multiply 29 by 9 to have 261, and then I apply Lopana Sutra on 261 to have 1 ignore and 26 is retained. So Q29 is 26. Similarly, Q of 69 is multiply by 9, that becomes 21, and Lopana Sutra, L of that means Lopana Sutra will give me 62. Now just observe the screen. One thing I want to notice. P29 is 3, Q29 is 26. We observe that P29 is much lesser than M. M is 29. But 26 is comparatively near to 29 than PM. Secondly, we observe that, or that another way of saying this is P29 is less than Q29. One value is 3, another value is 26. Same case for 69. P69 is 7, Q69 is 62. So P69 is less than Q69. So for number ending in 9, P-type oscillator is always less than Q-type oscillator, and reason is simple. We are in one case we are multiplying by 1, and in another case we are multiplying by 9. That way naturally the product increases. Second thing which I want to note is, see the addition. P29 plus Q29, 3 plus 26, which is 29. 29 is the number of which we are finding the oscillator. P29 plus Q29 is 3 plus 26 equal to 29. Similarly, 7 plus 62 becomes 69, for which we have found it P and Q type oscillator. So sum of the two oscillators, P and Q, in case of divisor ending in 9, is always equal to the number itself. So, or in short, we can say P plus Q equal to M for divisor ending in 9, and this relation holds for, so P13 is equal to 4. P53 multiply by 3 first. So for P53 we will write ekadika of 159, which is 15 plus 1, 16. Coming to Q type oscillator for N. Again, same criteria. I must get a product ending in 1. That's why I will choose K equal to 7 and apply Lopana Sutra. So for Q equal to M, my sutra will be Lopana of 7M. And we know what is Lopana now. So we will directly go to example Q13. We will multiply by 7 and find Lopana of it. So Q13 is equal to L of 91 is equal to 9. And say Q53, I will multiply by 7. Remember, 7. Why 7? I must get a product ending in 1. And my number is ending in 3. So I have to take 7. So Q53 becomes by 37 once I ignore 1 and retain the remaining digits. Again, same relation holds here also. P-type oscillator 4 is much lesser than Q13. P53 is also much lesser than 37. And the sum of the oscillators P plus Q is again 9 plus 4, 13 in first case. 16 plus 37 is equal to 53.
in the second case. So same idea holds. We come to the third case now, divisor ending in 1. Here, product for PM, product should end in 9. M is ending in 9, so selection will be K equal to 9 and sutra will be ekadika of 9M. So for P21, I will multiply 9 and 21 to get 189 and now apply ekadika. Ekadika is applied by ignoring the unit place digit, so it will be 18 plus 1, 19. For 61, multiply by 9, it gives 549. Then find ekadika of 549 to have 55. So again I repeat, for finding P type, I must get integer ending in 9 before I apply ekadika. That is to be remembered. And for Q, I must get a product Km ends in 1. So here it is 1 only. So I need not K equal to 1. My answer will be Q of M equal to L of M straight away. So Q21 will be Lopana Sutra applied on 21 equal to 2. Q61, L of 61, that will give 6. I need not have any product because 21, 61 are ending in 1, ready case for me. Now the last case. For M ending in 7. So from a digit M ending in 7, 7M should end in 9. Naturally, I have to take K equal to 7. So for finding PM, I will apply ekadika of 7M. So P17, 17 into 7, 119, and ekadika of 119 will be 12. 11 plus 1. P87, 609. Answer will be 61. Coming to Q part now, Qm for ending in 7. I will select K equal to 3 because product must end in 1. So 3M, Lopana of 3M will be my formula for Q. And Q17 will be Lopana of 51, L of 51, which is 5. And for 87, Lopana of 261, when I multiply 87 and 3, that gives me 26 when I ignore 1. Again, same comparison. Now observe that the values of P are greater than the values of Q type oscillator. 12 and 5, 61 and 26. But still, P17 plus Q17 is 17, 12 plus 5. Same for 61 plus 26. P type oscillator, Q type oscillator gives the value 87. That is how Swamiji tells us to find the oscillator of the two types, either P or Q, for different situation. Now, relations and selection criteria. So what are the relations? We are already discussed, just we will put it in a form. PM plus QM equal to M for all M. This happens. Sum of the oscillator is the divisor itself. PM is less than QM for all M ending in 9 and 3. We have seen that for 29 and 63, P type is less than Q type. Then QM is less than PM for all M ending in 1 and 7. So directly division for 9, 3, P type oscillator is lesser 1, and for 1 and 7, M ending in 1 and 7, Q type is a lesser number as compared to the P type oscillator. Now what Swamiji did after noting the values and coming to this particular relations, Swamiji suggested that we should use a lesser oscillator for oscillation process. Naturally, that suggestion means when divisor end in 9 and 3, we will be using P type oscillator, and for 1 and 7, we will be using Q type oscillator because they are comparatively less than the other one. But still, again, this is all a discussion based on a sutra.
select a number, choose a k, find either Ekadika or Lopana. Can we define it? The answer is yes. Mathematics always demands a definition. This is all Sutra approach to the situation. So what will be the definition which we can write from the discussion? What Swamiji tells us is, for all m ending in 931 or 7, Pm will be m times k plus 1 upon 10 and Qm will be m times k2 minus 1 upon 10, where k1 and k2 are one of the values, same values which we have already taken, 1, 3, 7 or 9, but the selection should be made in such a way that numerator is divisible by 10. So we will select the value of k1 for Pm in such a way that mk1 plus 1 is divisible by 10. And while finding the value of Q-type oscillator, we will select k2 out of 1379 in such a way that the numerator mk2 minus 1 is divisible by 10. And once we select both the values, k1 plus k2 will be always 10. So we need not worry about what will be k2. If I know k1 is 1, immediately I will select k2 equal to 9. No question. If my selection for k1 is say 7, then for my selection of k2 will be 3. That way, immediately by substituting the value of given m and with choice of either k, when I select k1, I will get Pm or 9. That is the choice before me. Natural choice is a minimum value k1 equal to 1. That gives 80 upon 10. Answer is 8. Same thing we are getting by when I say Ekadikena Purvena for 79. So 7 plus 1, 8. So formula and sutra exactly matches. Same for Q79. It will be 79 k2 minus 1 upon 10. Now I have taken k equal to 1. So naturally for k2 I will select 9. I will get 711 when I multiply 79 by 9 minus 1 upon 10, that will give me 71. Of course, when I have a relation Pm plus Qm equal to m, once I get 8, I will subtract 8 from 79 to get the value of Q. I need not even apply the formula or sutra. For any one value, Pm or Qm, will give me immediately the second value with the help of the relation Pm plus Qm equal to m. But if I want to formalize it, where is the formula for Pm and Qm? The answer is this. Now we prove with the help of those results one relation, one simple relation, Pm plus Qm equal to n. I repeat,